अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब हम 5वें चरण की तरफ पहुंच रहे हैं। इस क्षेत्र में अवध का कुछ हिस्सा शामिल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद सम्मिलित हैं और चित्रकूट बुंदेलखंड का इलाका शामिल है। 5वें चरण का क्या कैलकुलेशन है? 61 सीटों पर जब चुनाव होने जा रहा है और 12 जनपद इन्वॉल्व हैं, तो क्या कुछ नतीजे होंगे? क्योंकि पिछली बार इन 61 में से 51 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अपना दल उसके सहयोगियों ने जीती थी, यानी 61 में 53 सीट बीजेपी और उनके अलाइज के पास थी। इस बार क्या होगा? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। हम सभी मुद्दों पर आज खुलकर बात करने वाले हैं। बहन भाइयों, 5वां चरण एक नई चुनौती लेकर उत्तर प्रदेश में आया है। इस बार अयोध्या से लेकर प्रयागराज होते हुए, कौशाम्बी होते हुए चित्रकूट धाम की तरफ चुनाव जा रहा है। यानी धार्मिक नगरियां अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट जैसे जनपद इस बार सम्मिलित हैं। 12 जनपदों में चुनाव है, 5वां चरण है, 61 सीटें हैं। चुनाव बहुत दिलचस्प है। टुकड़ों में बटा हुआ ये इलाका इस वक्त 2017 के चुनाव में, जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, बीजेपी की मैसिव लहर थी। इधर 61 में से 53 सीटें बीजेपी और सहयोगी दलों ने जीतकर बाकी पार्टियों का लगभग सफाया कर दिया था। बीएसपी का इधर खाता तक नहीं खुला था। समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीतने में सिर्फ कामयाब हुई थी। तब इस वक्त क्या माहौल है? इधर मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है और वो मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण कारक है? अब चुनाव निर्णायक दिशा की तरफ बहनों भाइयों बढ़ रहा है। अब जब होने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने वाला चरण शुरू हो चुका है। जिन्हें खुली आंखों से दिख रहा है वो समझ रहे हैं। और ये चुनाव 5वां चरण कई मायनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता तक पहुंचने का प्रथम प्रवेश द्वार है। 2 द्वार अभी बाकी हैं। इसके बाद क्या होगा? कुछ बयान सुने। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। 5वें चरण के हर पहलू को आज इस डिबेट में हम छूने की कोशिश करेंगे। ये परिवारवादी सरकार में होते तो सारी लाइनें तोड़कर खुद सबसे पहले वैक्सीन लगवाते। आप ये भी देखिए, मैंने भी वैक्सीन तब लगवाई जब नियम से मेरा नंबर आया। आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ने का काम सरकार करेगी। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए जो प्रिपरेशन होना है, इसमें जितना खर्चा आएगा डिजिटल एक्सेस का, यह भी सरकार उठाएगी। हर नौजवान को फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाएगी। एक तो बेचारे जैसे नौजवान इंतजार करते रहे नौकरी रोजगार का, वो भी इंतजार करते रहे मंत्री का। समझ गए होंगे, जहां पर कुंडी लगना तय हो गया है, इस बार कुंडा के लोग ने भी मन बना लिया कि कुंडी लगा देंगे। बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी सत्ता के शासन की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब या लचर नहीं होने दिया जाएगा। आजकल नेताओं के बयान, भाषण और बोली भाषा बदल गई है। कुछ इंटरटेनिंग भाषण भी हो रहे हैं तो कुछ हेट स्पीचेस भी हो रही हैं। आज की डिबेट में मेरे साथ आनंद दुबे बीजेपी से हैं, अरुण राजभर गठबंधन के प्रवक्ता हैं, धर्मवीर चौधरी बीएसपी से हैं, विजय कुमार बंधु अटेवा के अध्यक्ष हैं और ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और प्रभाकर पांडे कांग्रेस से हैं। लेकिन ये डिबेट मैं प्रारंभ करूं इसके पहले मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं आम आदमी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और 2-3 मैंने इस बीच आपके वीडियो स्टेटमेंट्स देखे, आपकी भाषा संजय जी बिगड़ती जा रही है और ये मेरा आरोप है आपके ऊपर। आप एक सांसद हैं और आपसे बड़ी जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है कि आपकी भाषा संयमित होगी, आप समाज में विघटन या हेट स्पीच जैसे कोई शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे दुख होता है जब मैं आपको बड़ी उग्रता, आक्रामकता के साथ
असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और अजीब अजीब डायलॉग्स बोलते हुए, और कभी बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो संसदीय शब्द नहीं होते हैं, तो आप ये माहौल को क्यों इस तरह का बनाना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है ब्रजेश जी कि आपको इस बात पे गुस्सा और नाराजगी नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम कह रहे हैं, इनका एक विधायक राघवेंद्र सिंह खुलेआम करोड़ों हिंदुओं को गाली दे रहा है और वो कह रहा है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो जयचंद की औलाद है, उसके शरीर में मुसलमानों का खून दौड़ रहा है, वो गद्दार है। और एक शब्द तो ऐसा बोला जो मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता, हराम करके आगे का शब्द बोला। आप बताइए, इस प्रकार की भाषा चुनाव में बोलने की इजाजत है क्या? अब तक आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगी क्या? अब तक चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या उसको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया क्या? ब्रजेश जी, इस देश में भारत के संविधान ने हमको अधिकार दिया है, हम किसको पर राघवेंद्र सिंह जैसे विधायकों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आयोग ने हमको अधिकार दिया है, हम किसको संजय जी, राघवेंद्र जैसे एमएलए को, तो क्या जो ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं वो गद्दार हैं, वो मुसलमान की औलाद हैं? जो क्षत्रिय वोट नहीं दे रहे हैं वो गद्दार और मुसलमान की औलाद हैं? जो वैश्य वोट नहीं दे रहे हैं वो गद्दार और मुसलमान की औलाद हैं? जो दलित वोट नहीं दे रहे हैं, जो पिछड़े वोट नहीं दे रहे हैं, वो गद्दार और मुसलमान की औलाद और जयचंद की औलाद है। आप इस प्रकार की भाषा का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं उस भाषा का भी समर्थन नहीं करता हूं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लकड़सूंघा जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप भी खड़े होकर लकड़सूंघा जैसे शब्दों का इस्तेमाल। यू आर पार्लियामेंटेरियन, आप राज्यसभा के सदस्य हो। एक मिनट व्हाट डू यू मीन बाय लकड़सूंघा? मैंने कहा ये चुनाव में लकड़सूंघा लोग आ जाएंगे। लकड़सूंघा क्या होता है? हमारे यहाँ बचपन में दादी हमारी कहती थी, घर इस बाहरे ना निकले नहीं लकड़ सुंघवा आ जाए, यानी लकड़ी सुंघा के घर लूट लेंगे, ये होता है लकड़ सुंघा। आज यही हो गई है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। बंगाल में हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे, बिहार में हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे, यूपी में हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे, हरियाणा में जाट गैर जाट लड़ा देंगे। पर आप तो पार्लियामेंटेरियन है ना, आप तो संयम रख सकते हैं। गैर मराठा लड़ा देंगे, गोवा में हिंदू ईसाई लड़ा देंगे। ये भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है ब्रजेश। संजय जी, मुझे मैं सहमत नहीं हूं। मैं आपसे एक सवाल कर रहे हैं, आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये असहनीय है, ये पीड़ादायक है, ये करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश का नौजवान गोबर बेचेगा, वो गोबर बेचेगा, और अमित शाह का बेटा वो दुबई के शेखों के साथ क्रिकेट का खेल करा के करोड़ों रुपए कमाएगा। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, शर्म आती है ऐसी भाषा सुन। पर मुझे बताइए कि अगर एक एमएलए बोलता है, चलिए राघवेंद्र सिंह जैसों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, राघवेंद्र जैसों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, बट यू आर पार्लियामेंटेरियन, आप राज्यसभा के सदस्य हो, आपको तो गरिमा का ध्यान रखना है। मंत्री हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी, वो कह रहे हैं यूपी का नौजवान गोबर बेचेगा। पहले पकौड़ा बिकवा रहे थे, 2-2 करोड़ हर साल में नौकरियां देने का वादा 2014 में किया था। अब तक 14 करोड़ नौकरियां मिल जाती तो कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहता। अब वो कह रहे हैं ये लोग गोबर बेचेंगे। यूपी के नौजवानों की यही कीमत है बीजेपी की निगाह। दूसरा मेरा एक और प्रश्न है संजय जी, आप मुझे बताइए ब्रजेश जी, इन्हीं हिंदुओं के दम पे तुम सत्ता में पहुंचे, अब तुम कह रहे हो जो हिंदू वोट नहीं देगा वो गद्दार है, उसके शरीर में मुसलमान का खून दौड़ रहा है। जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो वैश्य, जो कायस्थ, जो सवर्ण, जो दलित, जो पिछड़ा बीजेपी को वोट नहीं देता, वो एक स्पीच मैंने आपकी और सुनी, उसको मैं हेट स्पीच की कैटेगरी में मानता हूं। आप तो क्या कार्रवाई हुई? नहीं, सुनिए, आपने जो बोला वो भी हेट स्पीच की कैटेगरी में। आप कुछ चीजें गिनाते हैं और कहते हैं कि फला मुसलमान से लड़ रहा है, फला मुसलमान से लड़ रहा है, फला मुसलमान से लड़ रहा है। ये इस तरह की कई स्पीच आपने दी हैं, और मैं कहता हूं चुनाव आयोग से कि संजय सिंह पर कार्रवाई हो, आपके खिलाफ भी चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रजेश जी, करोड़ों हिंदुओं का अपमान इस प्रकार से आप करेंगे, गाली देंगे, जो आपको वोट नहीं देगा उसको गद्दार कहेंगे आप? ये अधिकार किसने दे दिया बीजेपी वालों को? एक और स्टेटमेंट है आपका, सुन तो लीजिए। इतनी उग्रता क्यों संजय जी? हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं। ये पीड़ा है, ये पीड़ा है ब्रजेश जी।
तो सुन तो लीजिए, एक और सवाल ले लीजिए। आपको ज्यादा गुस्सा उसके ऊपर आना चाहिए। आना बिल्कुल आ रहा है, मुझसे हो रही पर आप ज्यादा अहम पद पर हैं। मैं आपसे ज्यादा उम्मीद करता हूं कि आप चाहिए था जो हिंदुओं को गद्दार और मुसलमान की औलाद। और संजय जी, आई डू एग्री विद यू, बट प्लीज लिसन, यू आर पार्लियामेंटेरियन, आप राज्यसभा रिप्रेजेंट करते हो, आपकी जिम्मेदारी अधिक। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक और स्टेटमेंट सुना, इसलिए मैंने आज आपको आमंत्रित किया कि आपसे ये पूछूंगा, पब्लिकली पूछूंगा। एक और स्टेटमेंट आपका आया, उसमें आप 10 चीजें गिनाते हैं और फिर कहते हैं कि मुसलमानों से लड़ रहा हूं, मुसलमानों से लड़ रहा हूं। वाई? हम लोगों को तो कोर इश्यूज पे बात करनी है ना। सर, कोर इश्यूज पे ही बात कर रहा हूं, कोर इश्यूज पे ही बात कर रहा हूं ब्रजेश जी। लेकिन मैंने जो बोला उसको फिर आपके सामने दोहरा देता हूं, उसमें क्या गलत है मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हम नौजवानों तुमको बेरोजगार रखेंगे, लाठियों से पिटवाएंगे, तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। हम कोरोना की महामारी में तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारी लाशें नदी के घाट पर सड़ती रहेंगी, चील कौवे कुत्ते नोचते रहेंगे, लेकिन रोना चीखना मत, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। किसान भाइयों, 750 किसानों की हम शहादत ले लेंगे, 1 साल तक तुमको सड़क पर बैठाएंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही भी कहेंगे, लेकिन एक आवाज मत उठाना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। दलित भाइयों, खुशी दुबे हो या हाथरस की बेटी हो, ऐसी तमाम घटनाएं होंगी, ब्राह्मणों, दलितों, क्षत्रियों, मुझे आपत्ति है आपके बयान पे, बोलना आपके बयान पे संजय जी, मुझे आपत्ति है। आप सांसद हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप इसमें फार्मूला है, आप इसमें सुन तो लीजिए, मत बोलो। आप इतनी आक्रामकता क्यों दिखा रहे हैं? ये तो कर रही है, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं ना, कुछ कर रही है, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आपकी सब बातों पर, कोर इश्यूज पर ठीक है आपने उठाए, पर इसमें मुसलमानों से लड़ रहा हूं जोड़ना जरूरी है क्या? ये क्यों बोलते हो? तो यही कह रहे हैं ना सर, 80-20 क्या है? क्या है 80-20? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव 80-20 पे होगा। पहले इनकी पार्टी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, तो मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा हूं, जिन सुहागिन महिलाओं ने सिर मुड़वाकर अपना प्रदर्शन किया, शिक्षा मित्र महिलाओं ने, वो 80 में आती हैं या 20 में आती हैं? वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो 80 में आती है, 20 में आती है? वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, वो 80 में आता है या 20 में आता है? वो इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी जिसकी हत्या करवा दी पाटीदार ने, वो 80 में आता है या 20 में आता है? वो अरुण वाल्मीकि, वो मनीष गुप्ता जिसको पुलिस वालों ने पीट पीट के मार दिया, वो हाथरस की गरीब बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, वो किसान जो सड़कों पर बैठा रहा 1 साल, वो नौजवान जो संजय जी आप मुद्दे उठाएं, मुझे ये लोग मैं आपका सम्मान करूंगा, आप मुद्दे उठाएं, मैं आपका सम्मान करूंगा, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसे घृणास्पद या एक किसी के सेंटिमेंट्स को छेड़ने वाली बातें हैं तो वो आपत्तिजनक हैं। आप सांसद हैं, एक जिम्मेदार नेता हैं अपनी पार्टी के, एक भी शब्द बता दीजिए। नहीं, आपको जरूरी है कि उसमें मुसलमान जोड़े हैं। ऐसे बयान के लिए जिसमें हिंदुओं को गद्दार, जयचंद की औलाद, मुसलमान की औलाद कहा जाता है, इसके लिए आदित्यनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए। आप बताइए, माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? मोदी जी को भी माफी मांगनी चाहिए, ऐसे विधायक का टिकट काट देना चाहिए, ऐलान करके कहना चाहिए इसको कोई वोट मत देना, ये हमारी विचारधारा नहीं है, हम हिंदुओं को गद्दार नहीं मानते, वो चाहे जिस पार्टी को संजय जी उनका संवैधानिक आप भी तो बयान ही दे रहे हो ना। सुना आपने? आप कौन सा सिद्धार्थनगर में जाके डुमरियागंज में उस विधायक के खिलाफ कैंपेन किया आपने? नहीं, जब आगे के चरण में कार्यक्रम लगेंगे वहां भी जाऊंगा, कोई उससे कोई डर थोड़ी लगा। जब मैं आदित्यनाथ से नहीं डरा, उस विधायक की क्या हैसियत है? पर मैं पत्रकार के नाते, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं कि इश्यूज पे रहिए, मुद्दों पे रहिए, हमें हेट मैं स्पीच इश्यूज पर ही हूं ब्रजेश जी, लेकिन कोई भी अगर इस चुनाव में नफरत का व्यापार करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ जनता को चेताना, बताना, इन लकड़ सुंघों से सावधान करना बहुत जरूरी है। आप इतनी उग्रता क्यों दिखाते हैं संजय जी? अरे बिल्कुल उग्रता नहीं दिखा रहे हैं, आप देखिए, आपका चेहरा देखिए, तमतमाया हुआ लाल है, सम्मान करता हूं। आप ऐसे बात कर रहे हैं कि मतलब स्क्रीन पे नहीं होते तो अभी झगड़ा कर लेते मेरे साथ। आकर लोगों के सामने अपना पक्ष रखिए, मैंने तुरंत हाँ की और मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बहादुर पत्रकार है, आप मुझे बताइए ना, क्या इस प्रकार की भाषा लोकतंत्र में बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं बोलनी चाहिए।
कि और आप आपको भी नहीं बोलनी चाहिए, आपको नहीं देगा वो गद्दार आपको भी नहीं बोलना चाहिए, औलाद हो गया जी। आप ये भाषा बोलेंगे क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद। और ये सलाह देता हूं कि फिलहाल मुद्दों पे रहें, उत्तर प्रदेश के माहौल को हमें ठीक रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद जी, अभी मैं संजय सिंह से बात कर रहा था, उनके सवाल पर तो मैं बाद में आऊँगा। पहले तो ये बताइए कि 61 में 53 सीटें आपके पास हैं, इज्जत तो दांव पर आपकी लगी है, क्योंकि इसमें अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक पूरा इलाका है। ब्रिजेश जी, जिस तरह से पहले चरण से लेकर अब तक चौथे चरण में जनता ने मतदान किया है और जिस तरह का रुझान आया है, जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया है हमें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5वां नहीं, 6वां नहीं, 7वां, बाकी बचे तीनों चरण भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करेगी। और इसके पहले भी जितने चरण हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी इस चरण में जो प्रमुख मुद्दा है उसमें छुट्टा पशुओं का मुद्दा सबसे बड़ा है। आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की सरकार इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं दे पाई। देखिए ब्रिजेश जी, हमारी पार्टी ने लगातार 2 काम किया है। एक तो हमने अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से जाहिर की है और अब भी कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में अवैध कत्लखानों को नहीं चलने देंगे, गोवंश की तस्करी नहीं होने देंगे। जो गोवंश हमारे लिए पूज्य है उनकी तस्करी, उनकी हत्या नहीं होने देंगे। एक और प्रश्न है आपसे, जो मैंने सवाल संजय सिंह से किया कि हमें उत्तर प्रदेश के माहौल को ठीक रखने की आवश्यकता है, उन पर तेजी से काम कर रहे हैं, इनको और आगे ले जाने का काम करेंगे। उनकी जियो एक प्रश्न है मेरा, ताकि उन जो संजय सिंह ने सवाल उठाया था, इसके बावजूद भी अगर थैंक यू, एक सवाल लेने आप। संजय सिंह ने एक सवाल उठाया था कि आपकी पार्टी के एमएलए राघवेंद्र सिंह, उन्होंने हिंदुओं को गालियां दी, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत गलत किया उन्होंने। उनको ऐसे बयान के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। आपकी पार्टी भी उस पर चुप है, खामोश है, क्यों? नहीं ब्रिजेश जी, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी करता है, मैंने उनका बयान नहीं सुना है, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी बयानबाजी करता है, किसी की भावनाओं को आहत करता है या मुद्दे को भड़काने की कोशिश करता है, निश्चित रूप से गलत है। अगर उन्होंने किया है तो निश्चित रूप से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसकी जानकारी ले रहा होगा। निश्चित रूप से इस पर उनको कोई न कोई स्पष्टीकरण या कोई न कोई धर्मवीर चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद आनंद जी। धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत आपका। इस क्षेत्र में 5वें चरण में जहां चुनाव है वहां बड़े चैलेंजिंग इश्यूज हैं, खासतौर पर किसानों के सामने, मजदूरों के सामने, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, छुट्टा पशुओं का मुद्दा बहुत बड़ा है। जी जी ब्रजेश जी, अब ठीक है जी। देखिए ब्रजेश जी, आज उत्तर प्रदेश में जो ये चरण चल रहा है, आप पहले के चरणों से ले लीजिए। इस बीजेपी के खिलाफ जनता लड़ रही है। ये किसान अपनी आय को दुगना चाह रहे थे, लेकिन दुगना तो छोड़ दीजिए, ये जो अभी आपने कहा कि छुट्टा जो पशु घूम रहे हैं, ये इनकी फसल को नहीं चढ़ रहे हैं, ये बीजेपी की राजनीति को चढ़ जाएंगे, ये जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं। और आज प्रदेश में मैं आपको बता दूं ब्रजेश जी कि अभी मैं एक अमित शाह जी के बयान का मीडिया ने काफ़ी जो है प्रसार किया है, तो ये बीजेपी की हताशा बता रही है कि ये हार रहे हैं चुनाव और इनका सुपड़ा साहब 5वें चरण में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता, किसान, मजदूर, ये जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये जो वैश्य समाज के लोग हैं, आज ऐसा कोई वर्ग बताइए ब्रजेश जी जो ये कह रहा हो कि बीजेपी की सरकार ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है, हमको ये राहत दी है। ये कोई किसी को राहत नहीं मिली इस सरकार से। 5 साल की सरकार का 7 साल का कुशासन, 2 साल की डबल इंजन की सरकार और इधर की ये 5 साल की सरकार, तो ये 7 साल का कुशासन है। इसीलिए ये पूरा बीजेपी ने अमला उतार दिया, लेकिन फिर भी ये चुनाव हार रहे हैं। मैं आपको निश्चित बता रहा हूं कि ये चुनाव हार रहे हैं। इनकी हताशा, निराशा इनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रही है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो। आप दूसरी बार अमित शाह का नाम ले रहे हैं अपनी स्पीच में।
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की सुप्रीमो ने लखनऊ में जब वोट डालने के बाद पत्रकारों से मुखातिब थी तो उन्होंने कहा कि अमित शाह की महानता है कि वो बीएसपी को फ्रंट फाइट में मानते हैं, और आप ऐसी भाषा बोलते हैं अमित शाह के लिए। नहीं, मैंने कोर्ट ने क्या कहा था मैं उसको भी आपको थोड़ा याद दिला दूं। मैं तो बहन जी की बात याद दिला रहा हूं आपको, के साथ कह रहा हूं कि बहन जी क्या कहेगी वो याद करिए। नहीं, बहन जी ने तो ये भी कहा कि ये बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दो, ये संवैधानिक नौकरियों को खत्म कर रहे हैं, ये संविधान में मिले हुए मूलभूत अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी बातों जो है को गरीब गुरबे के जो गरीब गुरबे का अधिकार है उसको खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। बहन जी ने तो ये भी कहा है। धन्यवाद। पीयूष मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और गठबंधन की तरफ से भी पक्ष रखेंगे। पीयूष, बहुत स्वागत आपका। पांचवां चरण 12 जनपद, केशव प्रसाद मौर्य की भी सीट है, रघुराज प्रताप सिंह भी हैं, तो चित्रकूट है और अयोध्या भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गठबंधन जिसके पास सिर्फ 5 सीटें 2017 में थी, आप अपने लिए क्या स्कोप देख रहे हो इधर? देखिए, 5वें चरण की बात करें ब्रजेश जी, तो अभी जो हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सोहरतगढ़ में हैं, और यहाँ पे जो 12 जिले आपने बताए हैं, एक जगह और मैं अभी थोड़ा सा मिसप्लेस कर रहा हूँ। तो हम लोग जो देखिए जो लड़ रहे हैं वो जो जनता की आधारभूत मुद्दे हैं। अब जैसे अभी बात चल रही थी आवारा छुट्टा पशुओं की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही बात सब कहते थे, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि हाँ योगी जी का ललका साड़, मोदी जी का ललका साड़ की बात करते थे जब, तो लोग कहते थे अरे इससे क्या होगा। लेकिन जो चीज जमीनी है, जो ये अभी किसान बेल्ट की तरफ जो वहां पे अभी एक पिछला चरण भी हुआ लखीमपुर खीरी साइड वाला, और इधर भी अब यही आ रहा है मुद्दा। तो जो बेसिक चीजें हैं जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री, आवारा पशुओं से निजात कैसे दिलाएं, जो स्वास्थ्य की सुविधा है उसको कैसे लाएं, तो हम लोग इन मुद्दों को लेकर जमीन पे जा रहे हैं। अरे बीजेपी के आधा दर्जन मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कैसे टिकोगे उनके सामने? देखिए, अब बात वही है कि आपको भी पता होगा वाराणसी में तो आगामी चरण में तो वाराणसी में तो खुद ही प्रधानमंत्री जी आके बैठने वाले हैं। लेकिन ये लोग आते हैं और अपने प्रभुत्व से, चूंकि भाई केंद्र में है तो शासन सरकार का हथकंडा आजमा के और चुनाव को प्रभावित करते हैं, तो ये इनको करने दीजिए। धन्यवाद पीयूष जी, जनता इनको सबक शुक्रिया। मैं सेकेंड राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मैं प्रभाकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रभाकर जी, कांग्रेस के पास इस चरण में सिर्फ एक सीट थी, और अगर मैं बहराइच से शुरू करूं, अयोध्या होते हुए, प्रयागराज से कौशाम्बी होते हुए चित्रकूट तक चलूं, तो ये क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। यानी बहराइच का बॉर्डर और चित्रकूट मध्य प्रदेश का बॉर्डर, बड़ा लंबा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के मुद्दे अभी क्या है मैंने जिक्र किया। कांग्रेस अपने लिए क्या संभावना देखती है 5वें चरण में? हुजूर, मैं कहा था एक दिन कांग्रेस सर्वत्र है। एक तो मुझे हुजूर मत कहिए, मैं तो मेरा नाम नहीं, हुजूर 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 आपकी पार्टी बड़े लोग नहीं हुजूर, ये स्वांतः सुखाय है ना, स्वांतः धर्मवीर चौधरी हो सकते हैं, मैं हुजूर नहीं हो सकता। ये मेरा सुख है, मेरा सुख है। ओके। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था, अभी 2-3 दिन पहले मैं टीवी पर देखा, जो ये गोवंश और गौशाला की बात कर रहे थे। आदरणीय, इतनी गायें मर रही हैं, इतने पशु मर रहे हैं इनके गौशाला में, न कोई संसाधन वहाँ, न कोई कुछ, और 80% गौशालाओं में ये कह रहे हैं कि मैं गो तस्करी वध को रोका, लेकिन खुदे जो है वध कर रहे हैं अपनी गौशाला खोलकर। अच्छा, उस अब अगले बिंदु पर आऊँगा। बड़ा मुझे क्षोभ होता है कि जब धर्मवीर भारती जी और भाजपा का विरोध करते हैं तो बड़ा हमको पीड़ा होती है। ये पक्की मिली भुजाली वाली दोनों पार्टी, क्या दोबारा बोलिए, समझा नहीं। मिली भुजाली एक शब्द है हुजूर, मिली भुजाली। हाँ, मिली भुजाली। और ये दोनों लोग आपस में मिलकर ये भाजपा की सरकार बनवाना चाहते हैं और अपना स्थान सुरक्षित करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि बसपा हमारा सहयोग करेगी, मैक्सिमम सीट प्राप्त करे। और ये आपस में जब भिड़ रहे हैं, अरे भाई धन्यवाद, मैं आवती जी का देखिए। क्या मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, या फिर जो संजय सिंह से अभी मैं पूछताछ कर रहा था वो? नहीं, मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव कभी लड़ी ही नहीं। मैंने संजय सिंह से ठीक पूछा ना? बिल्कुल बिल्कुल, प्रसन्न हो गया, बिल्कुल अभिभूत हो गया जी,
बिल्कुल सही आपने भाई हेट स्पीच कोई भी दे गलत है। जी मैं जी आनंद की बात से सहमत हूँ कि उन्होंने भी कहा कि भाई हमारी पार्टी किसी ने किया है तो गलत है। हाँ जी हेट स्पीच से बचना है। जी जी All right. बहुत बहुत सही आपने ये कहा। मैं विजय कुमार बंधु जी को आमंत्रित करता हूँ, कर्मचारियों के नेता हैं और ओल्ड पेंशन के मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर हैं। विजय जी बहुत शुक्रिया आपका। ये पुरानी पेंशन बहाली कितना बड़ा मुद्दा बन गया यूपी में? जी आप बोले, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी 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 आपने जो मुद्दा उठाया है कि पुरानी पेंशन बहाली कितना बड़ा मुद्दा बन गया है, मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये जो पुरानी पेंशन का मामला है ये आज के डेट में बहुत निर्णायक हो गया है और इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिखाई पड़ रहा हो, ना दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन चीज़ें ऐसी जा रही हैं क्योंकि पिछले 7 साल से जो इस आंदोलन को हमने प्रदेश से लेकर देश में लड़ा है और तमाम सारे शिक्षक कर्मचारी इस विषय पर लामबंद हुए हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र सब टूट गया है और सब ने एक स्वर में कहा है कि हमारे लिए मुद्दा प्राथमिक है। और इसका परिणाम भी आप देख रहे होंगे खुद। पोस्टल बैलेट का जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कभी भी भारतीय चुनावी राजनीति में इतनी लंबी पोस्टल बैलेट की लाइनें कभी नहीं लगी थी। पहली बार इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और उन लाइनों का लाइन क्लियर है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी मैंने देखा कि राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली के आदेश हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी ने सिर्फ अभी ये वायदा किया है और बीएसपी की तरफ से भी ये वायदा हुआ है। जी जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने हमारी मुद्दे को घोषणा पत्र में रखा है और जब एक चरण 2 चरण बीतने लगा तो तमाम सारे लोग बोलने लगे हैं। मुझे खुशी, अच्छी बात है बोलने, लेकिन बोलने से ही काम नहीं चलेगा। उसको आपको वचन पत्र में, उसको आप अपने घोषणा पत्र में रखें। हाँ, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों घोषणा पत्र में कहीं उसकी चर्चा तक नहीं है, कहीं उसकी कोई नाम तक नहीं लिया गया। पुरानी पेंशन क्यों मिलनी चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए मुझे। जी जी बहुत बहुत अच्छा सवाल। हम सब लोग जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो शासन का, प्रशासन का, सरकार का, देश का काम करते हैं। 30 साल 32 साल जो लोग अपनी सेवाएं देते हैं उसके बदले में हमें अपने वेतन का कटा हुआ भाग मिलता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट पेंशन पेंडिंग वेतन बोला है। दूसरी बात, हम अगर सेवा कर रहे हैं, हम किसी विभाग को दे रहे हैं, अपना पूरी लाइफ दे रहे हैं, तो हम बाद में बुढ़ापे में कंपनियों के हवाले चले जाए, ये कौन सा न्याय संगत है? और ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पहले से थी ऑलरेडी। हमारी कोई नई प्रक्रिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पहले से ऑलरेडी प्रक्रिया थी। और जो लोग माननीय लोग हैं वो नैतिकता बस हमसे कहते हैं कि भार है, वो खुद ले रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। दूसरा, हमें कह रहे हैं कि नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात आ रही है, अभी कोरोना टाइम चल ही रहा है और 2 चरण हम लोगों ने बहुत भीषण देखे, दुर्भाग्य से इस देश ने, इस दुनिया ने देखा। उस कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा काम कौन किया? यही सरकारी कर्मचारी, यही सरकारी शिक्षक। तो आप ये मानते हैं कि ये इस बार के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन पाया? बड़ा मुद्दा बन गया है और बड़ा मुद्दा बहुत बड़ा परिणाम भी बदलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका विजय कुमार बंधु जी। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने और मशहूर राजनीतिक पत्रकार हैं। ब्रजेश जी बहुत शुक्रिया। ये जो 5वां चरण है, जो मैंने बताया कि बहराइच से अयोध्या होते हुए प्रतापगढ़ के रास्ते प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट तक जाता है। इन 61 सीटों पर चुनाव है, सबसे बड़ा चंक है इस बार दांव पे 5वें में। क्या इशूज़ हैं इधर के? और इधर कुछ ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व भी हैं जैसे रघुराज प्रताप सिंह। कोई भी हो, कुंडा और बाबागंज में तो उनको लगता है कि हराना ही बड़ा मुश्किल है। ये सब क्या इक्वेशंस हैं? ये ब्रजेश जी, कई लोग ऐसे हैं जैसे रघुराज प्रताप सिंह हैं और एक रामपुर खास प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी वाली सीट है, करेक्ट। और तो ये सारे लोग बड़े मजबूत लोग हैं इसमें। और मुझे लगता है कि कुछ हिस्सों में इस बार आपको कांग्रेस भी लड़ती दिखेगी, जो ये अगला चरण आ रहा है। अमेठी वगैरह में, हाँ, कुछ सीटों पे आपको कांग्रेस भी लड़ता दिखेगी और प्रतापगढ़ में भी आपको दिखेगी। तो ये जो पूरा वो है, सबसे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार की है। कारण क्या है कि सर्वाधिक उनके विधायक थे। अब जब गिलास भरा हो तो आप ये नहीं कह सकते कि छलकेगा नहीं, कम तो होना ही है। चुनौती बड़ी है। तो सबसे प्रमुख मुद्दा अब बोलना शुरू किया है, क्योंकि जो आवारा पशुओं का मुद्दा बड़ा बन चुका है, इसलिए अब आप देखिए प्रधानमंत्री भी बोले इस पे और मुख्यमंत्री भी बोले हैं, तो ये मुद्दा भी रहेगा। और इसके साथ ही जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो प्रयागराज में जिस ढंग से प्रदर्शन हुए थे, ये भी मुद्दा बनेगा। और बीजेपी एक हथियार लेकर चलेगी कि वो अपना सहायता देते हैं और जो जिस ढंग से लोगों की मदद की है,
तो दोनों पर अपना अपना फोकस कर रहे हैं। बीजेपी इन मुद्दों को उठा रही है और विपक्ष जो है उन असफलताओं की बात कर रहा है जो लगातार सरकार पर आरोप लगते रहे। उसमें आवारा पशु है, बेरोजगारी है और ये जो पेंशन वाला मुद्दा उठाया है, तो कुल मिलाकर के मुद्दों की इस बार भरमार है। मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ। देखिए, मैंने संजय जी से काफ़ी पूछा किन विषयों पर और आनंद से भी पूछा इस बारे में। क्या आपको लगता है कि इस बार भी चारों चरणों जैसा कोर इश्यूज पर चुनाव हो रहा है, या हम थोड़ा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ इस तरह की हेट स्पीचेस के जरिए बढ़ रहे हैं? नहीं, इस चरण की बात मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर कहीं भी वोट मुझे नहीं लग रहा है कहीं पड़ेंगे। कारण के मुद्दे बड़े हैं। जातीय समीकरण जरूर इस बार काफ़ी काम करेंगे। जातीय समीकरणों में जो सपा का वोट बैंक है, जो उनका कोर है वो उनके साथ है। बसपा का जो मैं लगातार देखता आ रहा हूं, जो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि साहब बसपा कुछ नहीं, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि नहीं, बसपा का अपना वोट बैंक है, वो जा रहा है। इस बार भी आपको ज़्यादा तीखा होता दिखेगा। और तीसरी बीजेपी का जो है, जो सवर्ण और अति पिछड़े वर्ग का वोट है, ये कितना मजबूत रह पाता है ये भी देखना इस बार ओबीसी फैक्टर और एससी फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि कोई मुझे बता रहा था कि मोर देन 30% का वोट शेयर दलितों का भी है इस फेज। नहीं, दलितों का है। और मैंने ये देख लिया, हमें इस चरणों में मैंने देखा कि जो हम लोग आंकलन कर रहे थे कि बसपा का वोट बैंक पूरी तरह, लोग कहते नहीं कि मायावती जीतेंगे नहीं इसलिए हम उनको दे देंगे, मायावती जीतेंगे नहीं इसलिए सपा को दे देंगे, मायावती जीतेंगे। अच्छा, सिराथू की सीट का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। वहां से सिराथू जी बड़ी हाई प्रोफाइल और वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिराथू बन गई है बिकॉज ऑफ केशव प्रसाद मौर्य। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य का जो दिलचस्प लड़ाई हो रही है। लेकिन मुझे जो सूचना है उस हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य, मतलब चूंकि इनका व्यवहार बहुत वैसा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत पर वीआईपी सीटें हैं, चर्चा तो आती है ना। और दूसरी बात कुंडा का है। हाँ, कुंडा में कुंडा और रामपुर खास। हाँ, कुंडा में इस बार वास्तव में अखिलेश ने बहुत दांव लगाया है कुंडा को लेकर के, और उन्होंने कुंडा पर सीधे हमला किया है, राजा पर हमला किया कुंडा की कुंडी। हाँ, कुंडा की कुंडी। ये कुंडा सब। और एक बात और बोली है, अगर सरकार बनी तो कुंडा का जो विधायक होगा वो मंत्री बनेगा। हाँ, वो जो मतलब ये एक जो उन्होंने खड़ा किया है कुंडा के लोगों के सामने। ये देखिए शुरू किया था, आई डोंट नो कि अभी राजा भैया ने इस पर रिएक्ट किया या नहीं किया। नहीं, ये शुरू किया था कल्याण सिंह ने, कुंडा का गुंडा। ओके, और वहां से लेकर कुंडा का कुंडी मैंने पहली बार सुना। कुंडा का कुंडी हो गई इस बात से। अब कुंडी जो है ये लगातार, लेकिन राजा भैया की सीट जब व्यक्तिगत रूप से ये देखा जाए कि उनकी सीट के लिए, तो उनकी जो नई पार्टी है, लेकिन वो ये कुंडा और बाबागंज 2 सीटें। हाँ, उसमें उनकी सफलता मिलती रही है। हाँ, ये 3 सीटें रिजर्व हैं, इनको माइनस करके ही यूपी में चुनाव लड़ी है। कोई चुनाव हो सकता है। और अच्छा, थोड़ा अयोध्या की सीट का बताइए, इस बार दिलचस्प मामला। हाँ, अयोध्या का बहुत दिलचस्प मामला है। और अयोध्या में वास्तव में जाति समीकरण बहुत है। जो पवन 2012 में थी वो भी समाजवादी पार्टी। हाँ, पवन पांडे हैं। पवन पांडे चुनाव, इस बार भी पवन लड़ रहे हैं वहां से ना। पवन लड़ रहे हैं चुनाव। तो जो ब्राह्मण वोट बैंक पर वो पूरा सोच रहे हैं किसी तरह एकजुट किया जाए। और ये वेद गुप्ता हैं जो बीजेपी के, तो लड़ाई वहाँ बहुत कांटे की है अयोध्या वगैरह में। और जातीय समीकरण भी हावी है। लेकिन अब ये देखना बीजेपी की तो बहुत इज्जत लगी होगी वहाँ पे दांव पे। बीजेपी की ज़्यादा इज्जत लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी को ये सीट बचानी है। अब बचानी नहीं, यदि बचा करके पूरा मैसेज भेजना। कारण कि अयोध्या केंद्र एक रहा है, वहाँ पर तमाम। तो आप ये कहना चाहते हो कि वहाँ घिर गए हैं? कौन? बीजेपी। अब ये नहीं कहते लड़ाई कांटे की है, बिल्कुल मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। हाँ। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। बहनों भाइयों, हमने 5वें चरण पे चुनाव को लेकर कू ऐप पर, जो आज हम लोग यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, एक प्रश्न पूछा कू ऐप पर कि 5वें चरण में अयोध्या से अमेठी तक चुनाव है, ऐसे में क्या 5वां चरण विपक्ष का भविष्य तय करेगा? तो आशा सिंह लिखती हैं कि जनता विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्रित है, धार्मिक मुद्दों पर नहीं। तो समीर पाठक लिखते हैं कि 5वें चरण में स्थिति उलझेगी, अयोध्या से लेकर अमेठी तक बदल चुका है। और कपिल सिंह लिखते हैं कि 5वें चरण में कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। जब जनता कांटे की टक्कर बोलने लगे तो मामला कुछ जरा संदेहास्पद हो जाता है। मैं सीधे रुख करता हूं आनंद दुबे का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनता की तरफ से हैं कि इस बार विकास और बेरोजगारी मुद्दा है। ये जो रिलीजियस इशू है ना, जिनके बारे में हम लोग डिबेट के पहले चरण में बात कर रहे थे, वो चल नहीं रहे इस बार।
ब्रिजेश जी देखिए, विकास भी मुद्दा है, सामाजिक सुरक्षा भी मुद्दा है, सांस्कृतिक विकास भी मुद्दा है, आर्थिक विकास भी मुद्दा है और समाज का जो पूरा ताना बाना है वो भी एक मुद्दा है। और सभी मतदाताओं ने पहले चरण से लेकर अब तक इस बात पर मुहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो शासनकाल चलाया है वो हर मामले में पिछली सभी सरकारों से बेहतर है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पहले चरण में जनता ने दंगाइयों और समाज में नफरत घोलने वालों के खिलाफ वोट किया। दूसरे चरण में जनता ने भूमाफियाओं और जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ वोट किया। तीसरे चरण में भ्रष्टाचार की इत्र से जो उत्तर प्रदेश महक रहा था उसके खिलाफ वोट किया। चौथे चरण में आते आते हालत यह हो गई कि अखिलेश यादव जी पस्त हो गए, करहल में भी कराहने लगे और पांचवां चरण आते आते स्थिति यह होगी कि विपक्ष जो है पूरी तरह से बोरिया बिस्तर। कोई ऐसा फेज भी है जिसमें आपके अचीवमेंट्स पे वोट पड़े हों? नहीं, लगभग हर फेज में हमारे अचीवमेंट पर ही वोट पड़े हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने जिस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते रहते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता था, हमने उस पर काम किया है। हमने मथुरा में पेपिस्को का प्लांट लगाया है, हमने उत्तर प्रदेश में निवेश लाया है, हमने उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम किया है, हमने गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है, हमने जेवर में एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का काम किया है। ये तमाम चीजें हैं जिसके आधार पर जनता हमें वोट दे रही है। शिलान्यास, हाँ। अच्छा, धर्मवीर चौधरी को कुछ एतराज है जेवर वाले मामले पे, वो कुछ बोलना चाहते हैं। यस धर्मवीर जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, ये गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं और ये जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, ये कुशीनगर के एयरपोर्ट की बात करते हैं। ये बहन जी के शासन में शुरू की हुई योजनाएं हैं जो आज तक ये पूरा ही नहीं कर पाए हैं क्योंकि इनके वादे और काम खोखले हैं। और आज उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती आनंद जी प्लीज, नो आनंद जी, आनंद जी शांत हो जाइए। नहीं आनंद जी प्लीज। जैसे वो सशक्त नेता हैं, जो कहती हैं वही करती हैं, ऐसे सशक्त नेता की जरूरत आज उत्तर प्रदेश में है। बहन जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अभी ये सरकारी जो पुरानी पेंशन, हाँ मैं दूंगा टाइम आपको, प्लीज वेट। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कानून बनाया था ये पुरानी पेंशन ना देने का। ये राज्य सरकारों का मामला था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरंत जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के कानून को अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया और अखिलेश यादव जी ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही ये मामला बहन जी के संज्ञान में गया, बहन जी ने ठोक करके कहा है कि तो आप बताओ पुरानी पेंशन पे आपका क्या रुख है? क्योंकि बहन जी पुरानी पेंशन पर आपका रुख क्या है? कथनी और करनी में नहीं, हम बहाल करेंगे ब्रजेश जी, ये तो आदरणीय बहन जी ने कहा है अपने स्टेटमेंट में, और जो बहन जी कहती हैं वो करती हैं। थैंक यू। तो किसानों की थोड़ा इस राउंड में वक्त का अभाव है। पीयूष मिश्रा, राजा भैया जैसे आनंद दुबे क्या स्टोरी सुना रहे थे? पहले चरण में भूमाफिया, तीसरे चरण में सांप्रदायिकता, ये क्या बता रहे थे और अचीवमेंट भी गिना रहे हैं। प्लीज आनंद जी प्लीज वेट करिए, प्लीज। पहले दूसरे तीसरे और चौथे चरण में क्या हुआ है, पिछली डिबेट में यह बात आपको मैंने बताया ही था। पांचवें चरण में देखिए निश्चित ही संघर्ष जो है वो टक्कर जो है वो कांटे क्या हम लोगों का है, इससे मैं मना नहीं कर रहा हूं। 12 जिले की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव है जिसमें 692 प्रत्याशी लड़ रहे हैं और इनके तो आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री भी कूदे पड़े हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा पश्चिम में इनके कैबिनेट मंत्रियों का क्या हाल हुआ, शामली से लेके कैराना से लेके मथुरा तक के इनके कैबिनेट मंत्रियों का, उससे बहुत बुरा हाल यहाँ पर इनके मंत्रियों का होने जा रहा है। जो लोग बैठ के अभी तक घर में कोरोना काल के समय कैबिनेट मंत्री बनकर मटर छीलते थे, टीवी देखते थे, उन सबको जनता 15 सीट पर लड़ने वाली पार्टी और चैलेंज बीजेपी को ऐसा दे रहे हो, खुद 15 सीट पर लड़ रहे हो और चैलेंज ऐसा दे रहे हो। बता दूं कि अरे अपना देख के थोड़ा चैलेंज करो भाई। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। अयोध्या हो चाहे चित्रकूट हो चाहे प्रयागराज हो, इन सब जगहों की भी जनता जागरूक और जानती है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान शमशान पाकिस्तान की बात करते हैं। ओके ऑल राइट, प्लीज वेट। इनकी जरूरत अब मैं आपको सीधे अभी जहां ब्रजेश, धन्यवाद पीयूष, के मुद्दे हैं, पीयूष शुक्रिया, धन्यवाद स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, पीयूष धन्यवाद, के मुद्दे हैं पीयूष धन्यवाद और जनता की धन्यवाद। अभी ब्रजेश शुक्ला जी कुंडा का जिक्र कर रहे थे, वीरेंद्र जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आज के लिए फील्ड में निकले हुए हैं,
और इस वक्त कुंडा में शायद मौजूद हैं। बीरेन जी, स्वागत आपका। कहाँ हैं आप? कुंडा में हैं या सिराथू में हैं? और क्या राजनीतिक वातावरण है? आज आप कुंडा भी गए थे, सिराथू भी पहुंचे हुए होंगे, क्या चल रहा है उधर? देखिए, कुंडा में हम लोग मौजूद हैं और कुंडा जिसको लोग दूसरे रूप में जानते हैं, वहाँ पर वो शख्स लोगों से विनम्रता से मिलता है। राजा भैया ने एक जनसत्ता दल बनाया और 18 सीटों पर उनकी पार्टी इस समय चुनाव लड़ रही है। आप ये कह सकते हैं कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, अमेठी और इलाहाबाद, ये 5-6 जिले राजा भैया के क्षेत्र में, इलाके में, उनकी पार्टी के कार्य क्षेत्र में हैं। और वो बाबागंज में एक विनोद सरोज विधायक को परमानेंट लिए ही रहते हैं, उनके बगल में चलते हैं, तो 2 सीट पे तो उनका हिसाब किताब परमानेंट रहा। राजा भैया को समाजवादी पार्टी पहले समर्थन करती थी, अब इस बार वो अकेले लड़ रहे हैं अपने पार्टी के सिंबल पे, और सिंबल है उनका आरी। आरी से काट कूट का जो मामला है वो ये कुंडा में तो देखिए दिखता नहीं है। एक तरफा झंडे राजा भैया के दिख रहे हैं। आज अखिलेश यादव की यहाँ पे जनसभा थी, उन्होंने सीधा हमला नहीं किया, लेकिन ये कहा कि गुलशन बना देंगे, चमन बना देंगे इस इलाके को, और वो एक नेता है उनकी छुट्टी कर दो। तो छुट्टी करने के लिए शायद कुंडा की जनता अभी तैयार नहीं है, वो अभी ऐसा लगता है कि राजा भैया के साथ है। यहाँ पर वो मगरमच्छ बताते हैं, खा लेता है, लोगों को फेंकवा दिया जाता है तालाब में, ये सब बड़ा भ्रम चलता रहता है। राजा को खुद ही नहीं पता ही मगरमच्छ और घड़ियाल आया कहाँ से था और कैसे ये किदवंती बन गई, कैसे कहानी शुरू हो गई। अच्छा, आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या कह रहे थे कि वो क्या तालाब है सच में? जी, आपकी मुलाकात हुई तो क्या बोले? वो तालाब है? तालाब है, मछली पालन भी होता है, तालाब है, मछली पालन होता है, नदी है, कहीं घड़ियाल मगरमच्छ ये सब आ जाते होंगे, लेकिन किसी को खा लिया, किसी को फेंक दिया, इसका कोई जिक्र उदाहरण कभी नहीं है। रहस्यमयी बातें हैं और इन बातों से चुनाव पर बहुत असर नहीं पड़ता। राजा का काफी क्रेज है यहाँ पर, और कुल मिलाकर ये चुनाव उनके लिए पहला ऐसा चुनाव जब उनको अपनी पार्टी स्थापित करनी है। वो उस बात को याद करते हैं कि राज्यसभा के वोट को लेकर जो अखिलेश यादव से उनकी दूरियां बढ़ी, वो मायावती के साथ उनका जो गठबंधन था उसके साथ नहीं जा सकते थे। उन्होंने आज इस बात को स्पष्ट भी किया। ये जो वीआईपी इलाका है 5वां चरण का, इसमें आप राजा भैया, केशव मौर्य, ये सब जो बड़े दिग्गज नेता हैं, आप इनको पाएंगे इलेक्शन में। प्रमोद तिवारी, ये सब इलेक्शन बड़े मन से लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रमोद तिवारी रामपुर खास भी सटा हुआ है, कुछ बाबागंज में उसका परसीमन बदल के आया है। 4-5 नाम आपको बड़े मिलेंगे। अब यहाँ पर मायावती का कितना स्टेक है ये आपको चुनाव के दिन पता लगेगा। अच्छा, उधर आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वीरेन जी, किन मुद्दों का जनता ज्यादा जिक्र कर रही है इस तरफ जहां आप मौजूद हैं? देखिए, जनता नेता के, विधायक के, प्रत्याशी के फेस पे वोट देती है। वो ये चाहती है कि हमारा छोटा मोटा काम करे, हमको विधायक जाने। और अगर आप कोई हल्का कैंडिडेट दे देंगे तो जनता फिर वो मजबूरी में कई बार वोट करती है। जितना राजा भैया को लोग समझते हैं कि बहुत बड़े बाहुबली हैं, बड़ी बंदूकें, मोटर गाड़ियां आगे पीछे होंगी, तो क्षेत्र में ऐसा कुछ दिखा नहीं। और पब्लिक को बड़ा भरोसा है कि उनके विधायक सर्वसुलभ रहते हैं। और ये जो चुनाव है, ये सब राजा भैया के पैदा किए हुए लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। ये कोई नए नहीं आ गए, कोई बहुत बड़े राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले लोग हैं। अब वो कितना टक्कर दे पाएंगे? भाई, राजा अगर 60-70 हजार 1 लाख से जीतते तो हो सकता है 10-20 हजार से जीते, हो सकता है। ये जीतने का चूंकि जो इलाके में क्रेज दिखा, वहां पर हमने लोगों के साथ बातचीत की बहुत लंबी, वो भी था। देखिए, सियासत में एक चीज कहा गया है कि जो लोग जिंदगी की रेस में आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़कर हराना चाहते हैं। लोकतंत्र में तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि जनता चुनकर भेजती है। तानाशाही होती या अधिनायकवाद होता तो भला यह संभव था। तो कुल मिलाकर
जो लोग बाहुबली कहते हैं जिन्हें उन्हें ही जनता चुनती है। जी वीरेंद्र बस जी, इतना जरूर है कि राजा भैया चुनाव जीतने के बाद अगर हंग असेंबली रहे तो किसके साथ जाएंगे? उनको योगी पसंद है कि अखिलेश पसंद है? मायावती तो पसंद हो नहीं सकती, वो तो आप जानते तो हैं। अखिलेश यादव तो कुंडी तो ये लगाए राजा आज, के सामने उन्होंने थोड़ा कहा कि संकट है, कुंडा में मैं चुनौती कुंडी है। लगा के जा रहा हूं। नहीं, जब दरवाजा होए तब तो कुंडी लगाओगे। जब कहा थे कि रास्ता खुला है राजा के लिए, आए जाए, दरवाजे में कुंडी ही नहीं लगा रहे लोग, तो लगेगी कौन? और ताला चाबी। तो बीरेन जी, अब आपका काफिला, आपके साथ काफी लोग चल रहे हैं, मैंने सुना कवरेज में, तो अब आपका काफिला किस ओर बढ़ रहा है? अब हम लोग सिराथू जा रहे हैं, जहां पर केशव मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल लड़ रही हैं। आपको बताऊं कि मैंने जब कुंडा में पूछा कि भाजपा का कौन प्रत्याशी है और इसका बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुत सारे लोग नाम नहीं बता पाए। तो ऐसा क्या लगता है कि राजा भैया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, या डर के मारा कोई बोलना नहीं चाहता, या क्या बात है? ये बात चुनाव के दिन पता लगेगी। जी वीरेंद्र बहरहाल जी, हम लोग चुनाव यात्रा में हैं। चुनाव इस 5 साल में होता है कि जनता के जीवन में खुशहाली आए। लोग विधायक इसलिए चुनते हैं कि उनके काम काज हो, जो उनकी समस्याएं हो उनके लिए वो लड़े, सरकार ऐसी बने जो उनके जीवन को सुलभ बनाए। लेकिन हर बार देखिए, हम आप वोट देकर फिर बैठे रह जाते हैं। 5 साल आपको फिर इंतजार करना पड़ता है, और ये 5 जब चुनाव आता है तो कोई दाल में खुश है, कोई माल में खुश है, और सबसे ज्यादा वो खुश है जो हर हाल में खुश रहे। इसी में आपकी भलाई है। अन्यथा दुखी रहने के बहुत सारे कारण हैं संसार में। महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, स्कूल फीस है, तमाम सारी चीजें हैं, अस्पताल है, वहाँ बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि कुछ तो खासियत है इस प्रजातंत्र में, और कुछ तो बात है इस करामाती मंत्र में। वोट देता हूं फकीरों को, कमबख्त शहंशाह बन जाते हैं, और हम हर बार वहीं के वहीं रह जाते हैं हम हर बार उंगली रंगाने के लिए, और नए फकीरों को फिर से शहंशाह बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, और बहुत धन्यवाद। और ग्राउंड से अपनी रिपोर्ट हमें भेजते रहिएगा। वीरेन जी और उनके साथ तमाम उनके समर्थक लोग भी काफ़ी वीरेन जी के साथ, पूरे काफिले के साथ वीरेन जी निकले हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आगे बढ़िए आप। मेरे साथ इस वक्त प्रभाकर पांडे जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। रामपुर खास के अलावा और कहीं कुछ खास उम्मीद दिख नहीं रही है? नहीं दिख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रही है, बसपा को नहीं दिख रही है, सपा को नहीं दिख रही है। आदरणीय आपको दिख रही है, आप सब जान रहे हैं क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ये जनमानस ने पढ़ लिया। भाई साहब, आपकी विनम्रता ऐसी कि कई बार मैं सोचता हूं कि मैं आपसे तीखे सवाल पूछूं कि ना पूछूं। आप बोलिए। और काटू पार्टी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। क्या कह रहे हैं? 300 सीटों पर वोट काटू पार्टी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। अच्छा ठीक है, बोले दीजिए। अरे शांत हो जाइए धर्मवीर जी, तीनों आपस में। अरे ठीक है, सुन लिया सर। आदरणीय बोले आप। धर्मवीर भारती जी के बोलने की विधा को देखते हुए हुजूर, कभी इच्छा होती है कि इनको एक उपाधि से कांग्रेस नवाज दे रही है। एक उपाधि के लायक हैं। अब हमको क्या कह रहे हैं? और कटवा कह रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं। और ये जब भी आप बोलेंगे तो सरकारी सांड की तरह अपना निकाल लेंगे सिंह मारने के, ऐसे तुरंत ऐसे निकाल लेंगे। इनकी एक बहुत बड़ी ऐसे मत बोले आप। अरे विनम्रता के बाद आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं। सरकारी सांड क्या खराब कर दिए? अरे लगते हैं हमको धर्मवीर भारती जी ना, चौधरी बहुत दिन से मैं सोच रहा था चौधरी जी कि जरा इनको जरा एक दिन इस उपाधि से इनको नवाज दूंगा। कोई बोलेगा पीछे बोल देंगे। अब इनको कुछ नहीं मिला तो ये बता रहे हैं हुजूर की कटवा पार्टी कांग्रेस, जिस कांग्रेस से क्या कह रहे हो धर्मवीर जी? कटवा पार्टी है कांग्रेस, जिस कांग्रेस के राजनीति का कहरा भारतीय जनता पार्टी। आपको कैसे पता? क्या भांग वोट के आप ही ने दिया था राजनीति की? आज वह पार्टी और कटवा हो गई। एक कखा गघा सीखी है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। कुछ है और इनका कोई अस्तित्व मौजूद नहीं, दिमाग में कुछ है, तभी तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया। ये कांग्रेस का बेड़ा गर्क ऐसे ही लोगों ने तो किया है। नहीं, आपको कैसे पता ही भांग खा के बैठे? राहुल गांधी का पता नहीं है,
सोनिया गांधी का पता नहीं है। ऐसा है धर्मवीर चुनाव में जी, कहाँ है? धर्मवीर जी अपना प्रियंका बेड़ा गांधी बचाइए। घूम रही हैं। कांग्रेस की बेड़ा गर्क नहीं हुई और एक अभी तो- बसपा की अभी तो बेड़ा जो है कभी प्रियंका थी ही नहीं वाड्रा कि अपने गर्क हो बच्चों को लेकर पाएगी। घूमेंगी। अरे बेड़ा कुछ है आपकी, तो उत्तर कुछ प्रदेश है में आपके कांग्रेस पास, की हालत तो कर्मी इनके जो प्रशासन पसीता में है, कांग्रेस कुछ ने बचा नहीं कांग्रेस है। को खत्म कर धर्मवीर दिया चौधरी जी और आपके नेताओं ने पास। खत्म कर सिर्फ दिया। बोलते रहिए आप, उत्तर प्रदेश सिर्फ में बोलते कांग्रेस का रहिए कोई आप लेना देना नहीं है, बैठकर। ये बिलबिलाते घूम रहे हैं। धन्यवाद और विजय कुमार 60 साल बंधु। का अपना कुशासन ओके, सिर्फ देख विजय भी बंधु रहे जी को हैं। स्क्रीन पर लाया जाए। विजय बंधु जी, ऐसे आरोप हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाल होती है तो सरकारी खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बात जो बताई जा रही है बिल्कुल गलत है, क्योंकि शायद अभी जो नई पेंशन व्यवस्था में ये लोग पैसा लगा रहे हैं 10% सरकारी कर्मचारी का और 14% सरकार का, 24% सरकार का पैसा, सरकारी कर्मचारी का पैसा कंपनियां ले जा रही हैं। कंपनियां क्या कर रही हैं, कहाँ लगा रही हैं, क्या लगा रही, कितना उसका लाभ उठा रही, उसको कुछ नहीं पता है। तो ये झूठ बात बताई जा रही है। एक पैसे का वित्तीय भार नहीं आएगा पुरानी पेंशन व्यवस्था से, बल्कि सरकार का और देश का पैसा बचेगा। इस बात को मैं कई बार सरकारों के टेबल पर कहा कि 24% पैसे को आप समीक्षा कर लिए। जिस दिन समीक्षा कर लेंगे उसी दिन सबको पता चल जाएगा कि पुरानी पेंशन ज़्यादा कर्मचारी के हित में भी है और देश के हित में भी है। और दूसरी बात, जो पुरानी पेंशन का विरोध करते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश का पैरामेट्रिक जो देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसको आप पुरानी पेंशन नहीं देते। ये कौन सा राष्ट्रवाद आप बता रहे हैं? ये कौन सी व्यवस्था है? अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इस देश का जो अर्धसैनिक बल है वो पुरानी पेंशन का हकदार है, देश की सुरक्षा करता है, उसको मिलना चाहिए। शुक्रिया सर, एक निवेदन की सर, और पोस्टल बैलेट पे बड़ी समस्या आ रही है और हम निर्वाचन आयोग से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, राजनीति दोनों से करना चाहते हैं कि पोस्टल बैलेट पर थोड़ी कार्रवाई हो। ये मेरे पास आंकड़ा रखा हुआ है, कानपुर का आंकड़ा है, 2472 वोट है, उसमें से 2111 वोट निरस्त कर दिए गए हैं। कारण क्या है? कुछ नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बड़ी संख्या में निरस्त कैसे हो रहे हैं? ये बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं राजनीतिक दलों से भी निर्वाचन आयोग से निवेदन करता हूं, शुक्ला जी, जो करें आप। बीरेंद्र जी जो अभी फीडबैक कुंडा से दे रहे थे, देखिए इत्तेफाक से वो कुंडा में ही मौजूद हैं, कितना सहमत हैं आप? नहीं, मैंने ब्रजेश जी आपको बताया था कि कुंडा में चुनौती उनके लिए नहीं है। कुंडा में उनके लिए चुनौती नहीं है, वास्तव में कुछ दिग्गज हैं जो, और रामपुर खास में प्रमोद तिवारी, और रामपुर खास में प्रमोद तिवारी की जो पुत्री हैं उनके लिए इसी तरह की स्थितियाँ हैं। तो कुछ लोग अपने कर्मठता से ऐसी स्थान बनाते हैं कि साहब उनको कोई चुनौती नहीं होती, हर बार वो जीतते चले जाते हैं। ये एक अलग शोध का विषय है, ये कैसे होता है, ये क्या चीज़ करते हैं कैसे। लेकिन एक और शोधार्थी हैं नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल, अब देखिए उनके यहाँ रिसर्च का विषय है। हाँ, नहीं, ये हर पीढ़ी सुरेश खन्ना भी रिसर्च का विषय है। नहीं, सुरेश खन्ना भी रिसर्च विषय है। और मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी सीटें हैं, एक सुरेश खन्ना शाहजहांपुर, एक महाराजपुर कानपुर में सतीश महाना, जिनके 1000 वोट नहीं है, 1000 उनकी जात के वोट नहीं है, लेकिन करिश्मा हर बार होता है। अब ये पिछली बार 1 लाख वोटों जीते थे, इस बार, अब मैं दौरे में गया था, इस बार का रिकॉर्ड देखिएगा। तो ये कुछ सीटें हैं जहां पर कोई चुनौती ये नहीं होती। व्यक्तित्व, मतलब ये पर्सनालिटी का चुनाव हो जाता है। हाँ, नहीं, वो कैसे मिलते हैं इस पर तो। पर इस बात से आप सहमत हो कि इस बार का, इस फेज का जो आने वाला वक्त है, इसमें कोई कम्युनल पोलराइजेशन नहीं होगा? मुझे नहीं मुद्दों लगता। पर चुनाव रहे? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बीजेपी पर दबाव है पुराने परफॉर्मेंस? देखिए, बहुत बड़ा दबाव बीजेपी पर ही दबाव है, क्योंकि उनको लगता, उनको बचाना है। छीनने वाला तो कहीं से छीन ले जाए जी, बचाने वाले को चारों तरफ से घेराबंदी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी, अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने अपना कीमती समय आज की परिचर्चा के लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।